नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल और आप सभी का वापस एक बार स्वागत है मुकुल्स फार्माकोलॉजी में। तो आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है म्यूटेशन के बारे में। अभी आप सब लोगों ने रिसेंटली एक न्यूज़ सुनी होगी जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो कोविड वायरस है उसका एक नया म्यूटेटेड वर्ज़न आया है या फिर उसका एक नया उसमें एक नया म्यूटेशन हुआ है जिसका नाम है ओमिक्रॉन और वो जो है वो वापस पूरे दुनिया में तहलका मचाने का संभव है। तो सबसे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि कोविड आज भी पूरी तरीके से ठीक से इरेडिकेट नहीं हुआ है। तो अगर आपने वैक्सीन भी लिया हो, इसके पहले आपको कोविड हो के भी गया हो, फिर भी आपको सारी की सारी जो सावधानियाँ हैं, वो बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर सर सलामत तो पकड़ी पचास, तो प्लीज़ इसको कैज़ुअली मत लें और कोविड के लिए जो भी नियमावली सरकार की तरफ से जारी होती है, उसका कृपया करके पालन करें। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों कि एग्जैक्टली ये म्यूटेशन नाम की चीज होती क्या है, राइट? आपको याद होगा तो इसके पहले भी इसके ये जो कोविड वायरस है इसके कोई वेरिएंट्स आए थे जो डेल्टा वायरस था या फिर अभी जो आया है ओमिक्रॉन वायरस ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है। तो एग्जैक्टली ये जो वेरिएंट या फिर ये जो म्यूटेशन है वो होता क्या है वो हम लोग आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग इसको साइंटिफिकली समझने की कोशिश करेंगे तो म्यूटेशन ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है जब भी किसी भी सेल के अपने एक डीएनए या फिर आरएनए के अंदर अगर कोई चेंजेस होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशंस। ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक अगर कोई कंप्यूटर है तो उसको चलाने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है या फिर उसको चलाने वाला एक सीपीयू होता है जो कि उसके सारे फंक्शंस को डिसाइड करता है और वो चीज़ उसी तरह से फंक्शन करती है। ठीक उसी तरह से हमारे सेल के अंदर यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी इंडिविजुअल सेल्स हैं वो हर एक सेल का अपना अपना एक डीएनए होता है और वो डीएनए डिसाइड करता है कि वो सेल आगे जाके किस तरह से बढ़ेगा, वो कौन से ऑर्गन में कन्वर्ट होगा और वो ऑर्गन किस तरह से काम करेगा। अगर हम लोग सुपरफिशियली देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमारे बॉडी में तो पूरे के पूरे सेल्स ही हैं, लेकिन हर एक सेल एग्जैक्टली दूसरे सेल जैसे ही काम करती है ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सेल कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा फंक्शन करेगी और ये जो फंक्शन है इनको कंट्रोल करने का या फिर इनको प्रोग्राम करने का जो काम होता है ये हमारे डीएनए करते हैं। ठीक है। तो अभी इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि जैसे आपको पता है कि आपने कंप्यूटर के बारे में ये सुना होगा कि किसी भी सॉफ्टवेयर का एक कोडिंग होता है, वो कोडिंग अगर वैसे का वैसा रहा तो कंप्यूटर आपका सही से काम करेगा। अगर उस कोडिंग में कुछ भी बदलाव आ जाएँगे, तो उस हिसाब से आपका जो भी फ़ंक्शंस है या फिर आपका जो भी प्रोग्रामिंग है, उसमें भी आपको बदलाव देखने मिलते हैं। कुछ एग्ज़ैक्टली इसी तरह की चीज़ हमारे बॉडी के सेल्स के या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में जो भी सेल्स होते हैं, उनमें म्यूटेशन होने के बाद में आ जाते हैं। ठीक है? तो अभी हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये म्यूटेशन एग्ज़ैक्टली है क्या और ये होता क्यों है? या फिर होता कैसे है? ठीक है? तो मैं आपको एक बहुत ईज़ी एग्ज़ाम्पल देके बताता हूँ। आप सभी को एक छोटा-सा इंसिडेंस ऐसा इमेजिन करना है कि देखो आपके घर में कोई समझो छोटा बच्चा है, ठीक है? तो वो शरारतें करता रहता है, मस्ती करता रहता है, तो कई बार लोग उसको डाँटने लगता है। और अगर आप घर के बड़े-बुज़ुर्गों की बात सुनेंगे, तो वो हमेशा इस चीज़ के लिए मना करता रहता है कि बच्चों को डाँटो मत, बच्चों को मारो मत, वरना वो और बिगड़ जाएँगे, राइट? इसी इंसिडेंस को अगर हम लोग देखेंगे, तो समझो कि कोई एक छोटा बच्चा है, जिसको हर कोई आते-जाते पीछे से टपली मारते जा रहा है, राइट? तो उसमें उस बात में क्या होता है शुरुआत-शुरुआत में तो वो बच्चा चुप बैठता है। फिर घर का कोई और भी सदस्य होता है, वो भी अगर उसको आते-जाते उसके सर में मारेगा, कभी पीठ पे मारेगा, तो करते-करते एक समय ऐसा आएगा कि उसके बाद में वो बच्चा चुप बैठना बंद हो जाएगा और वो अपना रिएक्ट होने का तरीका बदल देगा। जैसे कि अगर आप मारने जाओगे तो वो आपका हाथ पकड़ लेगा या फिर अगर आप उसको मारोगे तो वो पलट के आपको दूसरा फटका मारेगा या फिर हो सकता है कि वो गुस्से से चिल्लाएगा, रोना-धोना शुरू कर देगा। इसका मतलब क्या है कि उस बच्चे ने अपने आप में कुछ इस तरह से बदलाव किया कि जो भी कंडीशन है, जो भी एनवायरनमेंट है, उसको वो बदलने की कोशिश कर सके। एग्ज़ैक्टली इसी तरह से जो भी हमारे वो कोई भी लिविंग सेल्स के अंदर डीएनए होते हैं, उनका भी कुछ इसी तरह से होता है। अभी हम लोग ये कोविड के बारे में अगर देखते हैं, तो कोविड में क्या हो रहा है?
आज भी हमारे पास कोविड के लिए 100% इफ़ेक्टिव ऐसी कोई भी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। जो भी मेडिसिन्स है, वो मेडिसिन्स कुछ हद तक उस पे काम कर रही है, लेकिन आगे जाके वापस उसमें भी कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं। राइट? तो हो क्या रहा है, अगर आपने पिछले साल से देखा होगा, तो कई बार नई-नई मेडिसिन्स आ रही है और उसका कंटीन्यूअसली यूज़ होते जा रहा है। पहले किसी कंट्री में ये इन्वेंट हुआ था कि आइवरमेक्टिन जो है ये कोविड के अगेंस्ट बहुत अच्छे से काम करती है, तो हर जगह पे आइवरमेक्टिन यूज़ होने लग गया। उसके बाद में फेविपिराविर आ गया, फिर वो हर जगह पे यूज़ होने लगा। उसके बाद में फिर पतंजलि का कोरोनिल आ गया, वो हर जगह पे यूज़ होने लगा। उसके बाद रेमडेसिविर आ गया, वो हर जगह पे यूज़ होना शुरू हो गया। इसमें होता क्या है ना कि ये और कोई भी अगर हम लोग और आम लोगों की बातें देखेंगे, आप कोई भी कोविड वॉरियर जो भी रहेंगे या फिर कोई कोविड सर्वाइवर पेशेंट जो रहेंगे, आप उनको पूछो, वो कभी ना एक ट्रीटमेंट पे स्टिक रहे, ऐसा बहुत कम बार हुआ है। कहीं कोई साइड बाय साइड आयुर्वेदा की ट्रीटमेंट लेगा, कोई साइड बाय साइड होम्योपैथी की ट्रीटमेंट लेगा, किसी ने किसी को कोई होम मेडिसिन या फिर होमली उपाय बताए होंगे, तो वो करते रहेंगे। उसके साथ-साथ ये भी मेडिसिन्स चालू है। तो इसमें ये जो वायरस है ना, ये उस बच्चे की तरह है जिसके ऊपर हर तरफ से हमला होते जा रहा है कंटीन्यूअसली। तो कहीं न कहीं वो एक ऐसे पॉइंट पे आके पहुँचता है कि अभी उसको इन ये सारे हमलों को जवाब देना है और इसलिए वो कुछ इस तरह से अपने आप को बदलने की कोशिश करता है कि आप किसी भी तरफ से हमला करो, तो उस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, जिसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है? आपने ये कहावत सुनी होगी कि बदलाव ही सबसे अहम चीज़ होती है किसी के भी ज़िंदगी में, तो कुछ इस तरह से ही ये यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है। तो ये जो कोविड वायरस म्यूटेट हो रहा है, इसके पीछे कहीं न कहीं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर वक़्त हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन हमारे दिमाग में जो डर बैठा है या फिर हमारे दिमाग में जो एक तरह की इनसिक्योरिटी पैदा हुई है कि कोविड हुआ तो हम शायद मर ही जाएँगे। तो आप सभी को सबसे इम्पोर्टेंट मेरा सलाह यही रहेगा कि सबसे पहले तो आप पैनिक ना हो। ये कोविड के बारे में अभी हर जगह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है और बहुत सारी जगह से उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आपको जहाँ से भी मिले, आप वहाँ से वो सारी इन्फॉर्मेशन पहले देख लें। किसी अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर के साथ में आप कंसल्ट करें। उसके बाद में ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और जो आपके दिमाग में डर बैठा है, वो डर धीरे-धीरे कम हो जाएगा। और इसके बाद में जब अगर आप कहीं गलती से कोविड पॉज़िटिव हो भी जाते हो, तो उसके बाद भी जो ट्रीटमेंट आपको मिल रही है, उस ट्रीटमेंट पे आपको भरोसा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? तो अगर हमें इस चीज़ का मुकाबला करना है, तो हमें डट कर मुकाबला करना है, कोई भी हीरोगिरी या फिर चलो मुझे एक बार कोविड होके चला गया, अभी मेरी इम्यूनिटी डेवलप हुई, अभी मेरे को कुछ नहीं होगा या फिर मैंने दोनों वैक्सीन्स ले लिए, तो इसके बाद भी मुझे अभी कोविड होने नहीं वाला। ऐसी कोई भी गलतफ़हमी अपने दिमाग में ना रखें, क्योंकि हुआ क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज भी कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो ना साइंस को ताने मार रहे हैं कि यहाँ यहाँ तो बड़ी-बड़ी बातें चलती रहती है कि साइंस इतना आगे गया है, साइंस इतना ऊपर तक पहुँच चुका है। तो अभी कितना डेढ़ 2 साल हो गया इसके ऊपर कोविड के ऊपर कोई एक इफ़ेक्टिव दवाई तक क्यों नहीं ढूँढ पाए। दोस्तों मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि कभी भी किसी भी डिसीज़ के लिए या फिर किसी भी बीमारी के लिए कोई भी नई दवाई का जब निर्माण किया जाता है तो नॉर्मल जो प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल्स का जो पीरियड होता है, जिसके बाद में किसी भी दवाई को आम लोगों में यूज़ करने की परमिशन मिलती है, वो होता है कम से कम 10 से 14 साल। आप सोचो कि ये यहाँ पे इमरजेंसी कंडीशन इतनी थी कि हमारे पास 14 साल तक रुकने का समय ही नहीं था, शायद उसके पहले ही पूरी दुनिया खत्म हो जाती। इतने खराब तरीके से ये वायरस फैल रहा था, जिसके बावजूद भी अपनी जान दाँव पे लगा के काफ़ी सारे साइंटिस्ट पूरे वर्ल्ड में इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इतने कम समय में भी काफ़ी हद तक अच्छे दवाइयाँ और अच्छे वैक्सीन्स ये साइंटिस्ट लोगों ने तैयार किए हैं, जिसकी वजह से आज हम लोग जो है वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। जो लोगों को बाय बैड लक उनकी जान गँवानी पड़ी, वो तो बेचारे आज इस दुनिया में ये दिन देखने के लिए भी नहीं है।
बट वी आर फॉर्च्यूनेट इनफ कि हमें ये सब कुछ झेलने के बावजूद भी हम लोग आज अभी भी हेल्दी लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं। लेकिन ये जो ओमिक्रॉन नाम का नया वेरिएंट आया है, ये वापस से दुनिया में तहलका मचाने की कोशिश कर सकता है, इसलिए कृपया करके सतर्क रहें, ठीक है? आप सोचो कि आप लोगों को मालूम है यूपीएससी, एमपीएससी की ये जो इंडियन गवर्नमेंट की या फिर स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम्स होती है, इनमें 5th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक के आपके सारे सब्जेक्ट का सिलेबस एक साथ होता है, राइट? आप सोचो कि आप 5th स्टैंडर्ड पास होके 6th स्टैंडर्ड में गए हो और आपके ऊपर प्रेशराइज़ेशन हो रहा है कि आपको इसी साल यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो क्या आपको ये पॉसिबल होगा कि 1 साल के अंदर जो चीज़ आपने कभी पढ़ी भी ना हो, उसका भी पूरा सिलेबस कवर करके आपका 1 साल पिछला लेके अगले 5-6 से 10 साल तक का स्टडी आपको सिर्फ़ 1 ही साल के अंदर ख़त्म करना है, तो आपके ऊपर क्या प्रेशर हो सकता है? कुछ इसी तरह का प्रेशर जो है, ये आज दुनिया भर के साइंटिस्ट के ऊपर है। उनके पास समय नहीं है, ये कोविड वायरस तहलका मचाते जा रहा है, लेकिन फिर भी हर कोई इसमें अपनी पूरी जान डाल के कोशिश कर रहा है। तो कृपया करके किसी भी साइंटिस्ट को या फिर ओवरऑल साइंस को अगर ताने मार रहा तो उनको ये बात समझाने की कोशिश करें और ये जो म्यूटेशन की बात मैंने आपको कही है, इससे अगर हमें बचना है, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने एक तरह की ट्रीटमेंट शुरू की है, तो उसके ऊपर आपको फुल्ली फ़ोकस करके जब तक आपका कोविड पूरी तरह से ठीक नहीं होता है, आपको उस पे डटे रहना है। उसके बाद में आपको जो भी जैसे नॉर्मल हम लोग बोलते हैं कि ओल्ड आयुर्वेदा नॉलेज के हिसाब से जो भी इम्यून बूस्टर ट्रीटमेंट है या फिर कोई होम्योपैथी की दवाई है या फिर कोई और सिद्धा यूनानी जैसी कोई दवाई है। तो ये सब आप ज़रूर प्रैक्टिस करें लेकिन एक साथ सारी चीज़ों का मारा ना करें, जिसकी वजह से वापस उसमें म्यूटेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। अभी कोई लोग ऐसे हो सकते हैं कि ये सोच सकते हैं यार मैंने अकेले ने किया तो क्या हो रहा? मैंने मेरे बॉडी से थोड़ी ना वो म्यूटेट होके बाहर जाने वाला। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि म्यूटेशन ये एक बहुत अनकॉमन और अनएक्सपेक्टेड फिनोमेना है। आपको पता भी नहीं चलता है। जब जाके अचानक से ये केसेज़ बढ़ने लगे, उसके बाद में उसका टेस्टिंग हुआ तब जाके पता चला कि यार ये तो पहले वाला नहीं है, ये तो इसका कुछ नया वर्ज़न है, राइट? तो हम में से हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस चीज़ को अगर हमें बढ़ने से रोकना है, तो हमें साइंस के ऊपर पूरा भरोसा रखना है। दूसरी चीज़ दिमाग में से डर पूरी तरह से निकाल देना है और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो भी ट्रीटमेंट्स हम लोग ले रहे हैं या फिर जो भी रिस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर सरकार की तरफ से ऑर्डर किए जाएँगे, उसका हमें सही ढंग से पालन करना है। तभी हम लोग इसमें से सर्वाइव हो सकते हैं, वरना अगर ये चीज़ अभी भी लाइट में लेंगे, तो जैसे कोविड की फर्स्ट वेव में या फिर कोविड की सेकंड वेव में जैसे मृत्यु का तांडव हुआ, वैसे होने की फिर से संभावना ज़रूर है। तो कृपया करके इस चीज़ को लाइटली ना लें और ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सब में इसकी अवेयरनेस जो है वो फैल जाए और हम अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर कर पाएँ। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।